गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हमारा 6 लेक्चर है बायो की सीरीज का। ठीक है, तो ये सीरीज में हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म कर लेंगे। इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस तो 101% मिलेंगे। आप ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो भी PYQ है उसको आप लगाएंगे तो आप देखेंगे 100% आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ठीक है, मेंस में जो भी होता है वो सब्जेक्टिव होता है, प्रीलिम्स में क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो बहुत ही हमारा इनिशियल पार्ट होता है ये, इसलिए एग्जामिनर के लिए बहुत फोकस पार्ट होता है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, छोटे से लेकर बड़े तक एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इसमें पूरा ये मैंने बनाया है PPT, और इसमें और भी चीज़ों जो मैं बोलती जाऊंगी आपको उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। बाकी मैंने और इसमें जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने मेंशंस भी कर दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो आप थम्स अप का साइन देना ना भूलेगा कमेंट बॉक्स में, और आगे की ऐसी सीरीज हमारी चलती रहेगी। हमारा बायोलॉजी आपको कहीं भी किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बायो में। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही क्रिप्स वे में मैं आपको करा रही हूँ, ताकि आपका जो भी एग्जाम है वो टारगेटेड करके। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो पहले वो पार्ट आके देख लीजिए, देन इसके बाद मूव ऑन करिए अपने सेकंड पार्ट पे, क्योंकि तभी आपका लिंक अप बन पाएगा। क्योंकि पढ़ाई में लिंक बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना लिंक के तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ तो लेंगे बट आपको इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा, फिर आपके माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी कि ये क्लियर नहीं हुआ वो क्लियर नहीं हुआ। तो हम देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें एंजाइम से और हार्मोन से मैच द फॉलोइंग पेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, और एक सिंगल वन लाइनर के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फोकस क्या है, ग्रंथियों का, मतलब जो भी ग्लैंड्स होती है वो कार्य कैसे करती है उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। की फोकस एरिया कहाँ है, जैसे लीवर से पूछे जाते हैं, डिटॉक्स बाइल मतलब पित्त निकलता है इसमें। ठीक है, डिटॉक्स करता है। ठीक है, और ये हमारा पैनक्रियाज है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा लीवर है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा पैंक्रिया है, और ये हमारी बड़ी आंत है, ये हमारी छोटी आंत है, यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स होता है, यहाँ पर हमारा एनस होता है। ठीक है, मैंने सारा फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये सेकंड पार्ट है। फिर इसमें इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो भी हम खाते हैं उसका पूरा ऑब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद जो भी हमारे ब्लड में शुगर में वो मिल जाता है और हमारे सेल्स के द्वारा पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये यही मेन इंपॉर्टेंट यही सारे एरियाज हैं। ठीक है, इसलिए मैंने पिक्चर के थ्रू आपको है, क्योंकि पिक्चर से जब आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप ये पूरा लेक्चर देख लेते हैं तो आपको क्या करना है, रात को जब सोते हैं बेड पे आते हैं तो अब आपने अपनी आंखें को बंद करनी है। आंखें बंद करके आप देखेंगे सारा जितनी भी पिक्चर्स हैं जो भी आपने साइंस में पढ़ा उसको इमेजिन करेंगे। ठीक है, पिक्चर के इसलिए पिक्चर्स लगाएंगे ताकि आप इसको इमेजिन करेंगे तो आपके वो चीज़ें और जो फैक्ट्स होंगे ना, फैक्ट्स और आपके क्लियर हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में हमने करा था, यहाँ तक हमने कर लिया था, मतलब ग्रसनी तक कर लिया था। ठीक है, ग्रसनी मतलब ग्रसनी में हमारा कोई भी पाचन नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारे ये जो हाथी है ना, यहाँ से ऐसे करके जो हमारा ग्रसनी है, यहाँ से हमारा पाचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। क्रमानुकुंचन मतलब पेरिस्टोलेसिस विधि द्वारा भोजन सीधा आमाशय में जाता है। तो ये जो हमारी ये जो नली होती है ऐसे लगी रहती है, तो इसमें जो होता है ये ग्रसनी होती है हमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीधे यहाँ से हमारे आमाशय में, यहाँ से आमाशय में भोजन चला जाता है। मगर जो क्रिया, जो इसके बीच जो क्रिया होती है उस किस विधि द्वारा, मतलब किस क्रिया द्वारा जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रमानुकुचन। ठीक है, हिंदी में क्रमानुकुचन बोलते हो और इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टोलोसिस। ठीक है, पेरिस्टोलोसिस बोलते हैं। ठीक है, विधि द्वारा ये हमारे सीधे आमाशय में भोजन चला जाता है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें कोई भोजन का पाचन नहीं होता। ठीक है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो वो कर देगा कि हमारा ग्रासनी भोजन का पाचन होता है, एंजाइम का पाचन होता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने आपको पूरा टू द पॉइंट बताया। चलिए, अब हमारा स्टार्ट होगा अमाशय से। ठीक है, अमाशय में क्या होता है, एसिड टैंक होता है। एसिड टैंक का मतलब क्या होता है, HCl। आपने HCl के बारे में सुना होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो आपने देखा होगा कि आप क्या कोई इनू लेते होंगे, ठीक है, या सोडा पीते होंगे या अजवाइन खाते होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है
तो ज़्यादा होने के उसके एसिड की मात्रा को कम करने के लिए हम ये सारी चीज़ें लेते हैं ताकि हमारा वो बैलेंस में जाए और हमें कहते नहीं हमें एसिडिटी ना बने और हमें उबाई आती है वो सब ना आए, ठीक है, इसलिए हम लेते हैं। एक चीज़ और है, इसको जैसे हम क्या करते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है, या एंटासिड जैसे मैंने आपको बताया कि इनो ले लिया या सोडा पी लिया, ये सब हम इसको लेते हैं HCl को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अमाशय। ये सबसे बड़ा चौड़ा पाचन भाग होता है, ठीक है, चौड़ा, क्योंकि चौड़ा ही तो होगा, अगर चौड़ा नहीं होगा तो भोजन हमारा स्टोर कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये ऑसोफेगस के द्वारा ये हमारा भोजन इसमें आता है हमारा, और ड्यूडेनम है, ठीक है। मैंने बताया था ना इसमें 3 चीज होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और क्या था, इलियम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। आप उसमें कमेंट करेंगे सो दैट आपका रिविजन भी हो जाए, ठीक है। सबसे चौड़ा मतलब चौड़ा होता है, चौड़ा भाग होता है, चौड़ा पाचन यहीं पे होता है, पाचन का भाग है, चौड़ा पाचक का भाग है, ठीक है। ये किस आकार का होता है, ये जे शेप का भी होता है और ये एक यू शेप का भी होता है, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आंशिक पाचन होता है, यहाँ पर हमारे आमाशय में आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन क्यों होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। और भोजन 3-4 घंटे यहाँ पर इसमें ठहरता है, ठीक है। आंशिक पाचन होता है, 3-4 घंटे भोजन हमारा यहाँ पर ठहरता है। जे और यू आकार का इसका शेप होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हमारे भोजन में क्या क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए, भोजन में क्या क्या होता है। भोजन में हमारा प्रोटीन, स्टार्च होता है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है हमारा, प्रोटीन होता है। मैं बोलती भी जा रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है इसलिए मैं लिख भी रही हूँ, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज हमारी भोजन में आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये 3 चीज होती है, इसी में हमारा जो भी अमाशय में जो होता है हमारा पाचन, आंशिक पाचन होता है, ठीक है। 3-4 घंटे तक भोजन हमारे यहाँ पर ठहरता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो, ठीक है, पेट की परत को एसिडिक से सुरक्षा लेता है। जो हमारा श्लेष्मा होता है ना, जो एसिडिक होता है, मतलब श्लेष्मा टाइप का जो होता है, जो है, तो उससे हमारा जो पेट की परत उससे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में मैंने बता दिया, जो भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक का हमारा होना जरूरी है, अगर हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा तो भोजन हमारा पेट में ही सड़ जाएगा, इसलिए क्या करता है, ये भोजन को हमारे अम्लीय बना देता है, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं उसको नष्ट हो जाते हैं और एंजाइम हमारे सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो और अमाशय में ही क्या पाया जाता है, जठर है ना, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जठर रस पाया जाता है अमाशय में, ठीक है, अमाशय की ग्रंथि में, यहाँ पर ये बीच में मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अमाशय में जो डाइजेस्टिव होता है हमारे अमाशय में, मैं पहले बता दूं आपको, भोजन 3 से 4 घंटा रुकता है, ठीक है। इसमें पूरा पाचन नहीं होता, सिर्फ आंशिक पाचन होता है। तो आंशिक पाचन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन और वसा, इन दोनों का ही पाचन होता है, ठीक है। और दोनों का कंप्लीट पाचन भी नहीं होता, प्रोटीन का पाचन तो चलो ठीक से हो जाता है, वसा का पाचन थोड़ा कम रहता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए 0 पाचन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हाँ, अमाशय में हमारा पाचन जो होता है वो आंशिक पाचन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, हाँ, अमाशय में पाचन, डाइजेशन इन अमाशय। पहला होता है पेप्सिन, जो मैंने बताया था, पेप्सिन क्या कहता है, प्रोटीन पेप्टोन्स होता है ना, पेप्सिन क्या कहता है, प्रोटीन पेप्टोन्स में बदल जाता है। दूसरा क्या होता है, रेनिन हमारा क्या होता है, मिल्क में बदलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, लाइपेज हमारा कितना वासा में होता है, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है वासा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जैसे वासा का पार्शियल होता ही नहीं है, वासा पार्शियल मतलब कम ही होता है। और ये हमारा क्या हो गया, रेनिन से मिल्क में हमारा पाया जाता है, पेप्सिन से प्रोटीन में हमारा ये पाया जाता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। पेप्सिन, प्रोटीन, रेनिन, मिल्क के अकॉर्ड में, लाइपेज क्या होता है हमारा, किस में पाया जाता है ना, फैट में हमारा पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा जो क्या होता है, इसके बाद हमारा जो हम जो भोजन खाते हैं तो भोजन में क्या होता है ना, भोजन में जो जठर रस होता है, जठर रस क्या करता है, जठर रस से ये है ना, क्या जठर रस से क्या, जठर रस में जो पानी और म्यूकस होता है ना, म्यूकस मतलब चिकनाई होती है, वो आके हमारे भोजन में मिल जाती है। मिलने के बाद भोजन को क्या होता है, लसलसा बन जाता है, और जो चिकनाई की आंतरिक परत की सुरक्षा भी करता है, ठीक है, जो मैंने बता दिया, आंतरिक चिकनाई जो होती है ना, आंतरिक परत की सुरक्षा करती है, ठीक है, HCl से, ठीक है ना।
तो ये हो गया, मैंने आपको ये बताया पेप्सिन क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या होता है, मिल्क में जो भी होता है उसका पाचन करता है। दूध में जो कैसिन नाम का ये क्या है, प्रोटीन ही होता है, उसका पाचन करता है। ये सारे प्रोटीन है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ प्रोटीन का पाचन पूरा होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन हो जाता है, वसा का पाचन कम होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। तो सारे क्या है, ये हमारे प्रोटीन से। ठीक है, ठीक है ना। वसा, लाइपेज से वसा का आंशिक पाचन होता है। रेनिन से दूध में जो कैसीन होता है उसका पाचन होता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम चलते हैं। उसके बाद जब भोजन में, जब आम आश्रय में भोजन में जो आंशिक पाचन के बाद जब वो भोजन जो होता है ना आंशिक पाचन के बाद, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है काइम। काइम बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुका है कि आंशिक पाचन के बाद जो वो भोजन होता है उस भोजन को किस रूप में जाना जाता है, तो काइम के रूप में जाना जाता है। तो जब आंशिक पाचन हो जाता है तो होने के बाद तो ये है जो हमारा भोजन होता है, धीरे धीरे करके वो हमारा कहा जाता है, जल्दी से बताइए कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत में वो हमारा चला जाता है। इससे पहले अब हम पहले यकृत को देखें। ठीक है, लीवर को देखें, जो हमारा लीवर कहाँ पर है, ये हमारा लीवर है। ठीक है, यकृत मतलब लीवर। अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा दिया काइम, सेमी सॉलिड पेस्ट। ठीक है, जो हमारा आधा मतलब पूरा पाचन नहीं होता, आधा ही पाचन होता है, आंशिक पाचन। ठीक है, अब हम लीवर क्या होता है, लीवर को केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कितना सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.5 kg की। ठीक है, लगभग 1.5 kg हम मान सकते, पूरा नहीं एक्यूरेट हम 1.5 kg अगर आए, ये पूरी तरह से 1.5 kg की होती नहीं, मतलब ये साइन जो होता है ये लगभग के अराउंड के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये हमारे, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और लाल और भूरे रंग की होती है, लाल और भूरे रंग की होती है। ठीक है, और हमारे दाहिनी तरफ होती है। ठीक है, अदर गुहा के दाहिने तरफ, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी दाहिने तरफ है। ठीक है, दाहिने माने सीधा हाथ, ये हमारे सीधे हाथ पे रहती है, दाहिने तरफ ये रहती है, और उदर गुहा के ऊपर ये हमारे ऊपर है। ठीक है, रहती है। यकृत की कोशिका हेपेटोसाइट्स कहलाती है। ठीक है, जो भी यकृत की कोशिका होती है इसको क्या कहलाता है, ये क्या कहलाती है, हेपाटोसाइट्स कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, ये कहलाते हैं जो इसी से कार्यशील होता है, मतलब जो कोशिका होती है यही सारी कोशिका क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, और हमारा यकृत है 500 प्लस तरह के कार्य करता है ये हमारे यकृत। आपको ये मतलब एनसीईआरटी में जो मिलेगा आपको नॉर्मल मिलेगा। मैंने बहुत सारे जो भी बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को, एनसीईआरटी को मिला के ये बनाया मैंने लेक्चर। ठीक है, और जो मैं बोल रही हूँ, जो इसमें मेंशन नहीं है वो लिखती भी जा रही है, आप भी लिखते जाइएगा अपने। ठीक है, बाकी ये नोट्स हमारे ऐप के साइंस के सेक्शन में जाएंगे, फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके आप ये नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आप अपनी A4 साइज सीरीज या किसी नोट्स या कॉपी में साइड में चैप्टर का नाम लिख के या टॉपिक लिख के लिख सकते हैं, सो दैट जब आप ये PDF लें तो वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो आपका कार्य आसान हो जाएगा। मैंने बता दिया है ना। पावर हाईएस्ट रीजनरेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर रीजनरेशन हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, ये हमारा लीवर हो गया। ठीक है, गॉल ब्लैडर ये देख रहे हैं ना, ये हमारा गॉल ब्लैडर और ये ड्यूडेनम हो गया। ठीक है, जैसे देखते हैं ना कभी हमारे गॉल ब्लैडर में तो हमारा किसी का पथरी हो जाती है, यहीं पे हमारे गॉल ब्लैडर में ही पथरी होती है। ठीक है, चलिए फिर बाइल जूस, मतलब पित्र से ही हमारा ये बाइल जूस निकलता है, यकृत से। ठीक है, यकृत से ही निकलता है बाइल जूस। ठीक है, गॉल ब्लैडर में ही होता है ये। ठीक है, वसा का पासीकरण यही होता है। ठीक है, पासीकरण माने इमल्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, वार्निंग आइकन देखिए, मैंने वार्निंग का आइकन लगाया, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखिएगा यकृत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, बस क्या है जो हमारे गॉल ब्लैडर है यहीं से हमारा पित्ताशय रस निकलता है। आई होप यू आर मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप तुम सब कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मैंने बता दिया, जो भी इसकी कोशिका इसको क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, यही सारा कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यकृत। ये हमने इसके पढ़ लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। अब हम देखते हैं कि यकृत कार्य कैसे करता है, मतलब यकृत लीवर कार्य कैसे करता है। ठीक है, एक तो पिगमेंट निकालता है। कौन सा पिगमेंट निकालता है, बेलुब्रिन और बिलिरुबिन। ठीक है, ये क्या है, येलो कलर का, और ये क्या है, ग्रीन कलर का। मैंने इसलिए आपको कलर्स भी लगा दिए। और अगर एक्सेसिव हो जाता है, येलो की मात्रा एक्सेसिव हो जाता है तो जॉन्डिस हो जाता है। आप देखते हैं ना किसी के मनुष्य में जो पीली पीली शकल हो जाती है, क्यों हो जाती है, तो उसमें बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा ही एक्सेसिव हो जाता है हमारे यहाँ के, तो इसके कारण वो उसका पीलिया हो जाता है। ठीक है, और फिर जैसे मैंने अपने आरबीसी का जो हम ब्लड का चैप्टर भी कर रहे थे तो वहां से मैंने आपको बताया भी था कि जो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितने दिन का होता है, जल्दी बताइए। 120 डेज का होता है। गुड, तो आरबीसी की डेथ भी है ना क्या होती है, इसी में होती है, यकृत में ही होती है। ठीक है, ग्रेव यार्ड्स बोलते हैं ना उसका, कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है,
और यहीं से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। आरबीसी हीमोग्लोबिन निकल के वो हमारे लीवर में आ जाता है। लीवर में आने के बाद वो रंजक का काम करता है, मतलब पिगमेंट का काम करता है, ठीक है। फिर उसी पिगमेंट से क्या बनता है हमारा, ये ग्रीन पिगमेंट बनता है और येलो पिगमेंट बनता है, समझ गए। तो ये पूरी आरबीसी बन जाती है, मर जाती है, मगर उसमें हीमोग्लोबिन निकल जाता है। तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद क्या था, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब विषैले पदार्थ होते हैं जो भी हम खाते हैं, सूक्ष्म होता है, तो यकृत क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। हमारे शरीर में नहीं मिलता, वो उसमें ही यकृत में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर इसी से क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन भी होता है। अमोनिया से यूरिया बनता है, कहाँ बनता है, यकृत में ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यकृत में वसा का पाचन होता है, ठीक है। वसा का पाचन होता है, कितना 90% वसा का पाचन होता है। वहां हमारे आमाशय में हमने देखा था आंशिक पाचन होता है। कब पाचन होता है मगर कम होता है। क्यों होता है वसा का यहाँ पर पाचन क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ये है ना, हाँ ये जो हमारा कहाँ गया, सॉरी, ये हमारा जो पित्ताशय है ना, जो पित्तरस निकलता है, ये हमारा वसा का ही क्या करता है, पाचन करता है। पित्तरस के द्वारा ही वसा का पाचन होता है। जो पित्तरस कहाँ जमा होता है, पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर में हमारा जमा होता है, समझ गए। चलिए, यकृत द्वारा ही पित्त का रस निर्माण होता है, क्योंकि इसी के साथ इसी का अंग है, तो ऑब्वियसली यहीं से ही निर्माण होगा, जो वसा का पाचन करता है, ठीक है। और यहीं पे हमारी गॉल ब्लैडर में, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, यहीं पे हमारी क्या होता है, यहीं पे हमारी पथरी हो जाने पर, पथरी होती है, जब पथरी हो जाती है तो जो पित्तरस का स्रावित होता है ना, पित्तरस का वो रुक जाता है, ठीक है। तो पित्तरस जो वसा का पाचन नहीं कर पाता है पित्तरस, तो उसके बाद उसके मार्ग में रुकावट आ जाती है, तो फिर वो पीलिया, अब पीलिया रोग में यकृत क्या होता है, खराब हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। इससे बिलिरुबिन की मात्रा, मैंने बोला ना, ये बिलिरुबिन की, जो बिलिरुबिन होता है कि मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में पीलिया आ जाता है, समझ गए ना। ये सारे हैं। और फिर मैंने ये बताया बिलीवर्डिन और यूरोविल्बिन में बदल जाता है, ठीक है। जो बिलीवर्डिन है वो किस में बदल जाता है, यूरोविलिन में बदल जाता है, जिससे पीले रंग का यूरोक्रोम बनता है, यदि मूत्र को पीला कर देता है, ठीक है। यही है ना, ये किस में बन जाता है, यूरोविलिन में। और यही हमारे जो हमारा मूत्र होता है, तो वो क्या कहता है, यूरोक्रोम बनाता है, ठीक है। यही यूरोक्रोम बनाएगा, और यूरोक्रोम के कारण जो हम टॉयलेट जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पीले कलर का निकलता है, ठीक है। समझ गए ना। इतनी सारी इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं भी क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका हमारा यकृत तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यकृत के कार्य मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको यकृत में ये भी बताया था, जो हमारा विषैले पदार्थ होता है ना, उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, ठीक है। और जैसे आपने देखा हो, कोई जहर खा लेता है, तो जहर खाने का क्या होता है, वो है ना, वो हमारे यकृत में ही अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, अवशोषित हो जाता है यकृत में। और फिर उसके बाद ये क्या करता है, 1-2 कार्य और करता है, जैसे तापमान का नियंत्रण, ठीक है, तापमान का नियंत्रण, जल का संतुलन, ठीक है, अम्ल और क्षार को बनाए रखना, संतुलन, ये किसका काम है, यकृत का ही काम है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन ए का क्या करता है, संश्लेषण करता, मतलब संश्लेषण में मदद करता है। PYQ आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है, और भी क्या करता है, यकृत क्या करता है, जो हमारा ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ग्लूकोज की। तो वो क्या करता है, इंसुलिन की मदद करता है यकृत, ठीक है। कोशिका जो भी ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजेन में बदल देता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है जब अधिक मात्रा हो जाती है हमारे ग्लूकोज की, ठीक है। और जब हमारे मात्रा कम हो जाती है, तो जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। तो वो इंसुलिन को बैलेंस करने में हमारा क्या काम कर रहा है, यकृत ही काम कर रहा है, ठीक है। ये सारे में जो मैं बता रही हूँ लिखते जाना, ठीक है। देन उसके बाद अधिक मात्रा में क्या हो जाता है ना, अधिक मात्रा में हम प्रोटीन हो जाता है, तो यूरिया में बदल जाता है, ठीक है। अमोनिया यूरिया, अधिक मात्रा में जो हमारा प्रोटीन होता है वो यूरिया में बदल जाता है यकृत के द्वारा, ठीक है। इसको क्या कहलाता है, ये एक तरह का अर्निथिरीन चक्र कहलाता है, ठीक है। PYQ में आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने PYQ का भी समावेशन इसमें करा है। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं हमारे पैनक्रियाज मैंने बताया था ना, कहाँ है हमारा पैनक्रियाज, ये है हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए,
पैनक्रिया, इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। क्यों मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं? क्योंकि इसमें पहली बात ये है कि ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली ग्रंथि कौन थी सबसे बड़ी हमारी? कौन सी थी? लीवर। गुड। और ये कितनी? 92 ग्राम की होती है, ठीक है। और लीवर कितना बना? 1.5 kg का मैंने लीवर बताया था, ठीक है ना। मिश्रित ग्रंथि है। क्यों मिश्रित ग्रंथि की इसकी संज्ञा दी गई? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, ठीक है, दो इसमें ग्रंथियां होती है, एक एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होती है, एक मिनट मैंने लिखा है, ये है एंडोक्राइन, ठीक है। और ये है हमारा एक मिनट, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन लगता है, इसमें लिखा नहीं है मैंने। चलो मैं बोल दे रही हूँ, मतलब बता दे रही हूँ, आप लिखते रहना, ठीक है। एक होता है एक्सोक्राइन ये है, ठीक है, मिश्र एक्सोक्राइन, और ये है हमारी है इंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। तो जो हमारे एक्सोक्राइन होते हैं 98% ही एक्सोक्राइन जो ये कार्य करता है। एक्सोक्राइन का मतलब है बहिश्राव, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, इंडो मतलब इन माने अंदर, इंडो, और एक्सो माने बाहर, ठीक है। ये 98% यही सबसे ज्यादा कार्य करती है, ठीक है। इसमें ये कहता है, इसमें जो रहती है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी नलिका होती है, नलिकाएं होती है, ठीक है। ट्यूब डक के साथ होती है, मतलब नलिका को डक बोलते हैं ना, तो डक के साथ ही होती है, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन होती है उसमें नलिका नहीं है, विदाउट डक होती है, ठीक है, रक्त में मिश्रित होती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गया। चलिए अब हम इसको ही एक्सोक्राइन के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना ये पैनक्रियाज है, ये रहा पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक, ठीक है, डक मतलब नलिका, ठीक है, डिओडेनम, ठीक है, डिओडेनम का था हमारा लीवर में, ठीक है। चलिए पैनक्रियाटिक जूस निकालते हैं, जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। मतलब हमने हमारे में क्या पढ़ा था कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, मतलब स्टार्च का जो पाचन होता है आंशिक पाचन होता है। तो वहां पर किसका पाचन नहीं होता? स्टार्च का पाचन नहीं होता, सिर्फ वसा का भी होता है, वसा का कम होता है, प्रोटीन का ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारा भोजन इसमें जब होता है ना, तो पैनक्रियास से ये सारे पैनक्रियाज में पूरा कंप्लीट पाचन होता है, ठीक है। इसको डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं पैनक्रियाज को, क्योंकि इसमें जो भी होते हैं ना, इसमें 3 या 4 तरह के इसमें रस निकालता है, ठीक है। पैनक्रिया अग्नाशय रस निकालता है, और उसी को हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एक लाइपेज हो गया, ठीक है, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। मैंने आपको बताया था लाइपेज क्या था? फैट का डाइजेस्ट करता है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन क्या है? टी से ट्रिप्सिन क्या कहता है? प्रोटीन का, तो ट्रिप्सिन हो गया। एक मिनट, ट्रिप्सिन के साथ साथ हमारा हो गया है काइमो ट्रिप्सिन काइमो ट्रिप्सिन, और होगा ट्रिप्सिनो जोन। ये भी क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कंप्लीट पाचन की क्रिया मतलब संज्ञा दी गई है। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है, अग्नाशय रस को, ठीक है। इसमें फैट का, कार्बो का और प्रोटीन का पूरा पाचन होता है, ठीक है। इसलिए इसको कंप्लीट पाचन मतलब अग्नाशय रस कहा जाता है, ये पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। किसको? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस का है, पैनक्रियाटिक जूस को। समझ गए? मिश्रित ग्रंथि क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें 2 ग्रंथि पाई जाती है। कौन कौन सी? एक्सो और इंडो, ठीक है ना। जो एक्सो होती है वो उसमें डक्स होती है, मतलब नलिकाएं होती है, और जो इंडो होती है उसमें नलिकाएं नहीं होती है, तो उसमें नलिकाएं नहीं होती, ठीक है ना। समझ गए ना। चलिए अब हम बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। इसको ये रक्त में मिश्रित होती है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और हार्मोन्स बिना नली, ठीक है, हार्मोन्स का होता है, हार्मोन्स जो हमारे रक्त में मिश्रित होते हैं और बिना नली के होती हैं, ठीक है। इसमें हार्मोन कौन कौन सा होता है? बीटा, डेल्टा, अल्फा, ठीक है। बीटा इंसुलिन, डेल्टा सेल को कहना है स्मोटोस्टैटिन, ठीक है। रेगुलेट क्या करता है? एसिमिलेशन को, जो भी हमारा जो भी खाना होता है उसको एसिमिलेशन में करता है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को लो करता है, ठीक है ना। किसी में मगर शुगर ज्यादा आता है, ब्लड शुगर को क्या करता है? लो करता है। और ग्लाइकोन क्या करता है? ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ठीक है, अल्फा सेल, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया? अग्नाशय के, जो निकाला था एंडोक्राइन में, ठीक है। इसके बाद क्या? एंडोक्राइन में अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, ठीक है। और ग्लूकान हार्मोन,
जैसी मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो उसको बढ़ा देता है मोटापा, और इसी में मात्रा ज़्यादा होती है तो इसी से हमारा क्या होता है, इसी से हमारा मोटापा बढ़ता है। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे मोटापा बहुत ज़्यादा ही होने लगा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें उसका जो ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसको अग्नाशय मतलब इंडोक्राइन पार्ट को आइलिड्स ऑफ द लैंगरहंस भी बोलते हैं। ठीक है, लैंगरहंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन्स का उत्पादन करता है। मैंने बताया ना, ये सारे हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स का उत्पादन करता है। उसके बाद बीटा सेल मैंने आपको बता दिया। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन या इमाइलिन को क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है। ठीक है, रक्त में ही तो हमारा ग्लूकोज होता है, उसकी मात्रा को रेगुलेट करता है। और इसके बाद हमारा क्या गया, डेल्टा सेल मतलब इसको डेल्टा सेल बोलते हैं। इसको क्या, सोमेटोस्टेसिन हार्मोन, ये क्या करता है, एसिमिलेशन मतलब पाचन, जो हमारे पाचन को अच्छा करता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आ रहे हम छोटी आंत पे आ गए। ठीक है, छोटी आंत हमारी, इसके बाद हम बड़ी आंत पढ़ेंगे। तो भोजन हमारा छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत हमारी कितनी है, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, 6 से 7 मीटर की है छोटी आंत। सबसे अधिक पाचन यहीं पे छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन का पाचन इसी में ही होता है, छोटी आंत में। ठीक है, चलिए, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था छोटी आंत में क्या, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम पढ़ा था हमने। ठीक है, जो हम यहाँ पर भी आया था ना, ये रहा ड्यूडेनम, ये क्या है, हमारे छोटी आंत का ही पार्ट है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारी छोटी आंत। ठीक है, ये हमारी बड़ी आंत। ये है ना लगी हुई। चलिए, ये हमारी आ गई छोटी आंत। ठीक है, तो जो हमारा ड्यूडेनम हो गया, इसे सी शेप का होता है। ठीक है, ये इसका ड्यूडेनम हो गया, फिर जेजुनम हो गया और फिर इलियम हो गया। ठीक है, इलियम हमारा 3 to 5 मीटर होता है। ठीक है, 2.5 मीटर होता है। इसको हम बोल सकते हैं 0.25 cm होता है। ठीक है, इतना हम बोल सकते हैं। सी शेप का देख रहे हैं ना, इसकी शेप क्या, सी शेप की। मिडिल पार्ट होता है ये रहा, और फिर इलियम ये होता है फाइनल पार्ट। ठीक है, क्वालंटीन सी शेप रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, इसी में क्या होता है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मतलब पाचन रस, इसी में ही हमारा रिसीव होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ड्यूडेनम हो गया ना, ये ड्यूडेनम, तो बाइल रस हो गया, बाइल जूस निकल के आता है पैनक्रियाट के, तो यहीं पे हमारा पूरा पाचन होता है। ठीक है, अग्नाशय रस से आता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाचन यहीं पे होता है, यहीं पे हो जाता है। दूध जैसा बिल्कुल पतला सा पाचन यही होता है, भोजन का पाइसीकरण यहीं पर हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, ये केवल मध्य कार्य करता है, पाइसीकरण भोजन को इलियम तक पहुंचाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, जो भी भोजन हमारा पच गया है यहाँ पर, है ना, तो इसके बाद क्या करता है, जो भी होता है ना, मतलब माध्यम का काम करता है, यहाँ से निकल के भोजन हमारे इलियम में आता है। तो इलियम क्या करता है, इलियम हमारा जैसे विली हो गई ना, ये विली, ये इलियम के अंदर ही होता है, ऐसी ऐसी इसमें बनी रहती है। तो ये क्या कहते हैं, रसकून बोलते हैं या विली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इलियम में क्या सूक्ष्म विलाई पाई जाती है, विलाई या विली, जो भी बोल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ये पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है, पोषक पदार्थ है ना आपका अवशोषण होता है। ठीक है, इसमें देखें न्यूट्रिशन विली अवशोषण हो गया, देन उसमें ब्लड में चला जाएगा, ब्लड से हमारे सेल्स में एसिमिलेशन होगा, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स है, क्योंकि हमारा शरीर सेल्स से तो बना है, पूरा उसमें जो भी पोषक तत्व होगा उसमें चला जाएगा, रक्त के द्वारा चला जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, स्वांगीकरण, मतलब ये हमारा बड़ी आंत के बाद होगा। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया ना, इलियम हो गया, फिर इसी इलियम के अंदर ही ये पाया जाता है, ये अवशोषण की प्रक्रिया, मैकेनिज्म हो अवशोषण। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, इलियम के अंदर जाता है, अवशोषण होता है, फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड से बाद फिर उसमें चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फंक्शन होगा सरफेस एरिया। ठीक है, इस टाइप का दिखता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। अब हमारी आ गई बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है हमारी, बड़ी आंत ऐसी बनी हुई ना, पिक्चर में भी बड़ी आंत हो गई। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इसको कॉलन कहते हैं बड़ी आंत को। ठीक है, ये रेक्टम हो गया। ठीक है, मलाशय, ये सीकम हो गया। कॉलन रेक्टम सीकम हो ना, कॉलन रेक्टम और सीकम हो गया। ठीक है, यही हमने पढ़ता। और फिर हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, छोटी आंत में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए, रिविजन कर लेते हैं हम। ड्यूडेनम सी आकार की, जेजुनम, फिर उसके बाद इलियम पढ़ा था, फिर हमने लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, चलो
इसके बाद हमने अग्नाशय में क्या करा था, अग्नाशय में जो हमारा लगता है, अग्नाशय मतलब पूरा पित्त रस निकलता है ना, पैनक्रियाटिस जूस निकलता है, उसको पूर्ण पाचन रस बोला जाता है। चलिए अब बड़ी हाथ करते हैं। बड़ी हाथ में हमारा सीकम हो गया, कोलन हो गया और रेक्टम हो गया। तो ये अंतिम भाग होता है पाचन का, डाइजेशन का अंतिम भाग होता है। यहाँ पर जल, खनिज एवं विटामिन का अवशोषण होता है। ठीक है, जल, खनिज, जो भी हम भोजन लेते हैं वही सारे, ठीक है, विटामिन, इनका क्या सारा अवशोषण होता है। ठीक है, और शेष बचा हुआ भाग हमारे अपशिष्ट में चला जाता है। ठीक है, अपशिष्ट में चला गया, फिर हम जब हम फ्रेश हो जाते हैं तो वहां से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो सीकम, सीकम इसका फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया था ये अपेंडिक्स से वेस्टिगल होंगे, अवशेषी अंग। ठीक है, अब इसका कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, तो प्रथम कार्य हमारा ये प्रथम भाग होता है। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर ही पाया जाता है। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू में आया था ई कोलाई बैक्टीरिया बड़ी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, या सीकम में पाया, मतलब अगर अंदर जाएगा तो बोलेगा सीकम में, तो छोटी आंत या बड़ी आंत भी बोल देता है। कहाँ, ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, हमारा सीकम में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कोलन आ गया। कोलन में क्या होता है, मतलब जो भी हमारा पान जल हो गया, खनिज हो गया, यहाँ पर क्या होता है हमारा इसका अवशोषण होता है। देन अपेंडिक्स हो गया, मैंने बताया अपेंडिक्स को है, ये हमारा अवशेषी अंग है। देन उसके बाद हमारा रेक्टम आ गया। रेक्टम में क्या है, मल का संग्रहण होता है, जो कि निश्चित समय बाद गुदा द्वार से बाहर चला जाता है। ठीक है, रेक्टम में। ठीक है, पहले क्या होता था सीकम में, पहले आज से कई साल पहले जब हम मानव क्या था, आदि मानव था, तो वो क्या कहता सेलुलोज का पाचन कर पाता था। मगर अब वर्तमान में मानव सक्षम नहीं है सेलुलोज का पाचन कर पाए इतने। ठीक है, सेलुलोज का पाचन, पहले मानव सेलुलोज का पाचन कर पाता था, जब आप आदि मानव के टाइम को आप देखेंगे तब। अब हम इसको करंट अफेयर से लिंक कर लेते हैं। ठीक है, वेट लूज ड्रग, ठीक है, ऑन्जोफिक या वेगोवी कहते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हेल्दी, मतलब बहुत ज्यादा मोटा हो जाते हैं, तो वो लोग इसका ऑन्जेपिक का इंजेक्शन लेते हैं, जिससे क्या होता है ना, ये वेट लूज में काफी असरदार होता है। मतलब हम अब कोई भी इंजेक्शन लेंगे तो क्या होता है, ये मिमिक्स हार्मोन्स होता है, स्लो गैस्ट्रिक एप्टी करता है। ठीक है, मतलब जो हमारे शरीर में से जो हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसको वेट लॉस करने में हमारा ये कारगर साबित होता है। मगर इंजेक्शन है तो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट एक टाइप का मेडिसिन है, केमिकल्स है, तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करता ही है। ठीक है, मतलब एक तरह का ड्रग भी बोल सकते हैं, मतलब ड्रग तो बोलेंगे नहीं, मतलब एक मेडिसिन है जो हर कोई मतलब अपना वेट लूज करना है उसको ले सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी जब हम जीवा का कर रहे थे। ठीक है, ई कोलाई बैलेंस करता है इनमें लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो ई कोलाई बैलेंस होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब बड़ी आदमी, ये हमारा ई कोलाई है ना, कहाँ यहाँ सीकम में ही, तो इसको क्या करता है, इम्पैक्ट करेगा, ई कोलाई का बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसमें एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंप्लीट डाइजेशन जूस किसे कहा जाता है, अग्नाशय माने पैनक्रियास में होता है। किस अंग से, मतलब पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। वसा का पासीकरण माने इमल्सिफिकेशन कौन करता है, पित्तरस करता है, बाइल जूस। इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका से निकलता है, बीटा कोशिका से। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में। ठीक है ना, ये हमारे हो गए पीवाईक्यू में, मैंने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू बूस्टर। और ये हमारा पाचन तंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी आपने उसका देखा होगा, एसओ का मेंस का पेपर देखा होगा, उसने जो क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चन उसने क्या करा, स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको मतलब हर तरीके से तैयार रहना है कि अगर वो स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन भी पूछता है तो हम उसको करने में, सॉल्व करने में कैपेबल रहें। ठीक है, तो बाइल जूस में वसा पचाने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम, बाइल जूस कहाँ से निकलता है, हमारे यकृत में। मैंने बताया था यकृत में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने ट्रैप दे दिया। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, सही कथन चुनिए। तो सोल्यूशन क्या है इसका, बाइल जूस हैज नो एंजाइम, जो मैंने आपको बताया था। सबसे बड़ी ग्रंथि है, ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, मैंने बताया था ना, 3 से 4 वो क्या करता है, हमारे लाइफ जूस निकालता है। मैंने बताया था ना कौन कौन से जूस निकालता है, एक मिनट जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से निकालता है। ये रहा। ठीक है,
ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेस और एक और दो और क्या बताया था, ट्रिप्सोनोजेन और कौन सा था, काइमोप्रोटीन। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे 5 तरीके का क्या होता है, ये प्रोटीन का निकालता है। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है, अग्नाशय से निकलता है। अब हम रिवीजन में देख लें क्या ले जाए। स्टमक क्या होता है, इसमें हमारा HCl होता है, पेप्सिन्स होता है, काइम फॉर्मेशन होता है, जो हमारा आधा पाचन होता है, पाचन होने के बाद जो भोजन बचता है उसको काइम फॉर्मेशन या काइम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, HCl हो जाएगा, HCl के जो प्रोटीन का पाचन होता है, सबसे ज्यादा स्टमक में प्रोटीन का ही पाचन होता है। ठीक है, फिर लीवर से क्या होता है, बाइल्स निकलता है, और यूरिया और डिटॉक्स, क्योंकि प्रोटीन का जो भी होता है, प्रोटीन से हमारा यूरिया बनता है, वो उसको डिटॉक्स करता है, बहुत से विषैले पदार्थों का भी अवशोषण करता है। पैनक्रियास में होता है, ट्रिप्सिन हो गया, माइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ठीक है, इंसुलिन, ग्लाइकोजिन, ठीक है, ये सारे पैनक्रियास से निकलते हैं। देखिए, एग्जाम ट्रैप क्या है, डाइजेशन डज नॉट हैपन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत में डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, छोटी आंत में ही डाइजेशन होता है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट करिए नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा हम लोग टॉपिक उठाएं, सो दैट वी हैव टू कवर। ये हमारा पूरा हो गया है। इसका आपको PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप के वो ऐप डाउनलोड, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपने अनुसार इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं लिख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, आपने इसे पूरा लेक्चर देख लिया, देखने के बाद आपने क्या करना है, खुद देखना है, पहले देखना है, सुनना है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब देखेंगे तो नोट्स लेके बैठना है। नोट्स लेके बैठना है, या एक रफ कॉपी, मतलब एक नोट्स लेना है A4 साइज शीट, तो उस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद जब आपको रात को सोना है, सोने से अगर सोने के टाइम करना तो कर सकते हैं। अगर कभी दिन में रेस्ट करते हैं तो आंखें अपनी बंद करके पूरा सारी जितने भी पिक्चर्स आपने आज देखी है, पूरी पिक्चर इसको इमेजिन करना है। ठीक है, इमेजिन करेंगे तो आपको चीज़ें, फैक्ट्स आपके टिप पे सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी। ये हम नेक्स्ट टॉपिक हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में करेंगे। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक करें, अदरवाइज नहीं तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ भी समझ में आ रहा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको आंसर्स कर दूँगी। इसका नोट्स PDF को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ जाके आप इसको ऐप डाउनलोड करने के बाद आप नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।